requesting you to describe this. Additionally, are you also going to present demography of Marathi people in Mumbai? मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ, फिर इंग्लिश में। हिंदी आताचे राज्यकर्ते जे आहेत ते मुंबईकर नाहीत, म्हणजे मुंबईत जर निवडून द्यायचं असेल तर मुंबईतलाच व्यक्ती ज्याचा मुंबईत राहिला आहे त्यालाच निवडून द्या असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी मुंबईकर आहे ना, राज्यकर्ते मुंबईत मग राज्यकर्ते म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत ते बोलले असतील ते मुंबईकर नाही, मुंबईकर नाही त्यांचं नागपूरच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मुंबईचा जेवढा विकास केला तेवढा विकास उद्धव मामूंनी आपल्या स्वप्नामध्ये कधी विचारही केला नव्हता, आणि त्यामुळे त्यांना याच्यावरती काही बोलायची आवश्यकताच नाही. आणि दुसरं, उद्धव ठाकरेंना किंवा उद्धव मामूंना मराठी प्रेम किती आहे हे आपल्याला परवा बघायला मिळालं की मराठी, मालवणी, कोकणी माणसाला उद्धव मामूंनी ज्या प्रकारे शिवी घातली त्याच्यावरनं आपल्याला हे लक्षात येत आहे की त्यांचं मराठी कोकणी प्रेम किती आहे. या शिवसेनेला या मुंबईमध्ये उभं कोणी केलं? या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना सर्वात पहिले आशीर्वाद कोणी दिले? ते मालवणी माणसांनी दिले, ते कोकणी माणसांनी दिले, ते रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधून या ठिकाणी मुंबईमध्ये राहणाऱ्या कोकणी माणसांनी त्यांना आशीर्वाद दिले. आणि आज त्याच कोकणी माणसांचा अपमान आणि त्यांना शिवी घालण्याचं काम उद्धव मामू करत आहेत. मी उत्तर दिले राज ठाकरेंनी 20 वर्षानंतर 20 वर्ष का लागली त्यांचं म्हणणं आहे की आता तुम्ही मुंबईची लक्तर करू लागलेला आहात महाराष्ट्रापासून, म्हणून आम्हाला एकत्र यावं. माझा एकच प्रश्न आहे, राज ठाकरे असं म्हणाले होते की उद्धव ठाकरेंकडनं बाण निघून गेलाय, राहिलाय फक्त खान. या त्यांच्याच वक्तव्यावरती राज ठाकरेंना काय म्हणायचंय हा माझा राज ठाकरेंना प्रश्न आहे. मी हिंदीत बोलतो, हिंदीवर से दुनिया के कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों में उन शहरों का रंग बदलने का एक षड्यंत्र चल रहा है. उन शहरों में किस प्रकार से कल्चरल इन्वेजन हुआ है, जिहादी, इस्लामिक, फंडामेंटलिस्ट, रेडिकल ताकतों ने उन शहरों का जिस प्रकार से रंग बदला है वो हमने देखा है. मुंबई शहर में भी इसी प्रकार के कुछ प्रयास जो है वो राजनीतिक तौर पर हो रहे हैं. मुंबई में एक डिजाइन इस प्रकार का एक षड्यंत्र है कि सरकारी जमीनों का ताबा लेना, वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, अनधिकृत बांधकाम करना, बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों को लाकर वहां पर बसाना, अपने राजनीतिक ताकत का उपयोग करके उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाकर देना, उन्हें वोटर बनाना और फिर चुनाव में उनके माध्यम से वोट जिहाद करवाना. ये एक प्लान्ड डिजाइन है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है. ये मुंबई शहर में भी हो रही है. हमने देखा है कि ये मालवनी हो, मानपुर, शिवाजी नगर हो, इस प्रकार के एरियाज में किस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होकर मुंबई शहर की डेमोग्राफी चेंज करने का काम हुआ है. 1951 से लेकर 2025 तक पहले मुंबई में हिंदुओं की जो संख्या थी वो 88% थी. वो 88% से 88% से 66% पर घटी हुई है. और 8% जो मुस्लिम थे वो अभी 21% मुस्लिम इस मुंबई शहर में हो रहे हैं. मुंबई शहर की डेमोग्राफी जो है वो डेमोग्राफी चेंज हो रही है और कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें इस डेमोग्राफी को चेंज करने का, परिवर्तन करने का एक प्रयास कर रहे हैं. और हमारे यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियां ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के भागीदार जो है वो बन चुके हैं. असलम शेख ने कल कहा कि जोरान ममदानी जैसा महापौर मुंबई शहर में होना चाहिए. वो जोरान ममदानी जिसने उमर खालिद के प्रति चिंता व्यक्त की, सहानुभूति व्यक्त की, उस उमर खालिद ने, इसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमें चाहिए आजादी, हिंदुओं से आजादी, ऐसी घोषणाएं दी. उसके ऊपर यूएपीए का केस है, देशद्रोह का केस उसके ऊपर दाखिल है. उस उमर खालिद के प्रति अगर जोरान ममदानी अगर सहानुभूति व्यक्त करता है और असलम शेख ये कहता है कि मुंबई का महापौर जोरान ममदानी जैसा होना चाहिए, और इसी असलम शेख के साथ उद्धव मामू महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल में वो शामिल था, मुंबई शहर का पालक मंत्री असलम शेख था. और इसी प्रकार से इस्लामिक जिहादी मुंबई शहर का रंग बदलने की ताकतों के साथ उद्धव ठाकरे की भागीदारी है. और हमने देखा है कि उनके प्रचार फेरी में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे. बम विस्फोट के आरोपी ने उनका प्रचार किया था. पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देने वाले रशीद मामू को किस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है.
या फिर मोलेस्टेशन और फोर्जरी के चार्जेस जिनके ऊपर है, ऐसे चंगेज मुल्तानी को भी उद्धव मामू ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। इसका मतलब ये है, उमर खालिद के साथ आदित्य ठाकरे ने एंटी-सीए के प्रोटेस्ट में स्टेज शेयर किया है। इसका मतलब ये है कि ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के उद्धव ठाकरे भागीदार है। मुंबई शहर का वो रंग बदलना चाहते हैं, और अगर ऐसी ताकतों के हाथ में मुंबई शहर की सत्ता अगर जाती है, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो दृश्य देखा, वहां पर जिस प्रकार से जो दृश्य हमें दिसंबर के महीने में देखने मिला, वही प्रकार का दृश्य, उसी प्रकार का दृश्य जो है वो हमारी गिरगांव चौपाटी पर भी हमें देखने मिल सकता है। और ये शंका, ये जो एक डर है, ये मुंबईकरों के मन में है, और इसीलिए आज की ये प्रेस वार्ता जो है हमने गिरगांव चौपाटी पर रखी है। मुंबईकरों के सामने, मुंबई के सामने जो खतरा है, उस खतरे को उजागर करने के लिए, मुंबई की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसके बारे में बात करने के लिए आज हमने गिरगांव चौपाटी इस स्थान का चयन किया है। और आने वाले समय में हम मुंबईकरों को ये अपील करते हैं कि मुंबई शहर का रंग ना बदलने दे, मुंबई शहर का ममदानीकरण ना होने दे, और उसके लिए आतंकवादी, जिहादी, इस्लामिक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के साथ भागीदारी रखने वाले सभी लोग जो राजनीतिक ताकत पाकर इस मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं, उन सभी लोगों को वो परास्त करें। अमित जी, आपने एक टर्म यूज किया है, मुस्लिम प्रेशर ग्रुप, ये क्या है और कहां से इनकम आया है? उज्जवल निकम के सामने जब भी वर्षा गायकवाड़ चुनाव जीती थी, तभी उनका सत्कार इस्लाम जिमखाना पर हुआ था, और उसमें एक व्यक्ति ने ऐसा वक्तव्य किया था कि वर्षा ताई, आपने कोई काम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा काम यह है कि आपने उज्जवल निकम को हराया है। उज्जवल निकम का गुनाह क्या है? उज्जवल निकम का गुनाह यही है, उन्होंने कसाब को फांसी पर पहुंचाया, उन्होंने बम विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ केस लड़ी, और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वालों को फांसी तक पहुंचाया। ये उज्जवल निकम का गुनाह हो सकता है? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ही मुंबई शहर में एक प्रेशर ग्रुप जो है वो क्रिएट करती है, जिससे वो वोटों का पोलराइजेशन करते हैं, वोट जिहाद करवाते हैं, और इस प्रकार से मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास करते हैं। सर, आपने एक और चीज बोली। चुनकर आना, असलम शेख का चुनकर आना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि असलम शेख ने किस प्रकार से मालवनी और मालाड के क्षेत्र में सरकारी जमीनों का कब्जा किया है। वहां पर 2 मंजिले की, 3 मंजिले की इलीगल बिल्डिंग बनाई है। वहां पर बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्यों को लाकर उन्होंने वहां पर बसाया है, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड तैयार किए और उनके माध्यम से वहां पर वोटिंग करवाया है। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024, ये 4 महीनों में 10,000 से ज्यादा मतदार, ये सिर्फ एक मालाड विधानसभा क्षेत्र में सब के सब मुस्लिम ये बड़े हैं। अंधेरी पश्चिम में लोखंड वाला बैक रोड पर उसको लगकर जो बहुत बड़ा एक मैंग्रोव जोन है, उस मैंग्रोव जोन के ऊपर आंख जो है वो हरुण खान की है। आने वाले समय में इस मैंग्रोव जोन को कब्जा करने का प्रयास ये हरुण खान करने वाला है। सर, महायुति की सरकार है, आपको पता है जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? इसके ऊपर कानून के तहत रहकर हमारे सहपालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने जो है वहां पर विजिट भी की थी, और वहां पर उन्होंने प्रशासन को कार्रवाई करने बोली है। उसमें कार्रवाई शुरू है, कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। मैंने ये कहा कि मैंग्रोव की जमीन पर हरुण खान कब्जा करना चाहता है, कब्जा किया है, ऐसा मैंने नहीं कहा। असलम खान ने इलीगल बिल्डिंग्स बनाई है, आपने ऐसा कहा है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो हमें यह ध्यान में आएगा कि 2019 से 2022 के 2.5 साल के कालावधि में बहुत बड़े पैमाने पर इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल चौपड़े, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये मालाड विधानसभा क्षेत्र में असलम शेख ने किया है। तो सर, ये कब तोड़ेंगे? उसमें देखो, हर चीज का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। मैंने आज कह दिया और कल वहां पर बुलडोजर चलाया, ऐसी तो बात नहीं होती। नोटिस देना पड़ता है, नोटिस को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में कोर्ट में केस लड़ा जाता है, कोर्ट के सामने सारी चीजें रखने के बाद में कोर्ट उसमें निर्णय देता है, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे जाती है। कानून के तहत रहकर एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा है कि हम मुंबई का ममदानीकरण नहीं करते, संदर्भ में सोराम ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है,
उन्होंने उमर खालिद के प्रति चिंता व्यक्त की है, सहानुभूति उनके प्रति प्रकट की है। वो उमर खालिद जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये घोषणाएं दी थी, उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह है, उसके ऊपर सेडिशन का गुनाह है, यूएपीए का केस उसके ऊपर दर्ज है। और उसी उमर खालिद ने जब 5 जनवरी 2020 को गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर जब एक धरना दिया था, उस धरने में आदित्य ठाकरे भी उसमें सहभागी थे। उमर खालिद का बेल रिजेक्ट हुआ तो आदित्य ठाकरे को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इसका बेल हो गया, उसका बेल हो गया, लेकिन उमर खालिद का नहीं हुआ, शार्जिल इस्लाम का नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा दुख आदित्य ठाकरे ने प्रकट किया। और इसीलिए ये जो इस्लामिक रेडिकल देश विघातक देश विरोधी आतंकवादी शक्तियां जिस प्रकार से मुंबई शहर का ताबा लेना चाहती है, और यहाँ की जो राजनीतिक कुछ ताकतें हैं जो अपना खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए, अपनी वोटों की राजनीति करने के लिए वो उनके साथ भागीदारी करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए ये खतरा मुंबई के सामने खड़ा है। मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसे ही हम ममदानीकरण कहते हैं। और इसीलिए मुंबई का ममदानीकरण हम नहीं होने देंगे। सर, अंबरनाथ दिया है जहाँ उन्होंने कहा है कि हमें दौरान ममदानी जैसा मेयर चाहिए मुंबई में। तो उन्होंने ये जो वक्तव्य किया है, उसी वक्तव्य का मतलब यह होता है कि ये सारा प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी आपके सामने रखा है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम असलम शेख की स्टेटमेंट ने किया है। सर, अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ जा चुकी है, अलायंस फॉर्म हो चुकी है। उसके साथ अकोट में भी इसी तरह की अलायंस है जिसमें एमआईएम भी हिस्सा है। ये भी बताया जा रहा है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम को सपोर्ट किया है। किस तरह से इस पे भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर सुबह ही बयान दिया है। उन्होंने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई गलत चीज हुई होगी लोकल लेवल पर, उन्हें बिना बताए तो उसमें करेक्ट एक्शन लिया जाएगा। अमित जी मुंबई महापालिकेचा काय तुमचं जाहीरनामा कधी येतो? कारण की बाकीचे सगळे आले ते येणार आहे नाही येणार, एकत्रित येतोय स्वतंत्र येतोय. आमचा एकत्र जाहीरनामा येणार. आम्हाला जाहीरनामा करायला एवढा वेळ याकरता लागतोय कारण मुंबईकरांनी 2,65,000 सूचना या आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यामुळे असलम खान ने इलीगल बिल्डिंग्स बनाई है, आपने ऐसा कहा है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो हमें ये ध्यान में आएगा कि 2019 से 2022 के 2.5 साल के कालावधि में बहुत बड़े पैमाने पर इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल चौपड़े, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये मालाड विधानसभा क्षेत्र में असलम शेख ने किया है। तो सर ये कब तोड़ेंगे? उसमें देखो, हर चीज का एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। मैंने आज कह दिया और कल वहां पर बुलडोजर चलाया, ऐसी तो बात नहीं होती। नोटिस देना पड़ता है, नोटिस को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज करने के बाद में कोर्ट में केस लड़ा जाता है, कोर्ट के सामने सारी चीजें रखने के बाद में कोर्ट उसमें निर्णय देता है, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे जाती है। कानून के तहत रहकर एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें कार्रवाई होगी। आपने कहा है कि हम मुंबई का ममदानीकरण नहीं होने संदर्भ में सोराम ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर है, उन्होंने उमर खालिद के प्रति चिंता व्यक्त की है, सहानुभूति उनके प्रति प्रकट की है। वो उमर खालिद जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये घोषणाएं दी थी, उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह है, उसके ऊपर सेडिशन का गुनाह है, यूएपीए का केस उसके ऊपर दर्ज है। और उसी उमर खालिद ने जब 5 जनवरी 2020 को गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर जब एक धरना दिया था, उस धरने में आदित्य ठाकरे भी उसमें सहभागी थे। उमर खालिद का बेल रिजेक्ट हुआ तो आदित्य ठाकरे को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इसका बेल हो गया, उसका बेल हो गया, लेकिन उमर खालिद का नहीं हुआ, शार्जिल इस्लाम का नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा दुख आदित्य ठाकरे ने प्रकट किया। और इसीलिए ये जो इस्लामिक रेडिकल देश विघातक देश विरोधी आतंकवादी शक्तियां जिस प्रकार से मुंबई शहर का ताबा लेना चाहती है, और यहाँ की जो राजनीतिक कुछ ताकतें हैं जो अपना खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए, अपनी वोटों की राजनीति करने के लिए वो उनके साथ भागीदारी करते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए ये खतरा मुंबई के सामने खड़ा है। मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसे ही हम ममदानीकरण कहते हैं। और इसीलिए मुंबई का ममदानीकरण हम नहीं होने देंगे। सर, अंबरनाथ दिया है जहाँ उन्होंने कहा है कि हमें दौरान ममदानी जैसा मेयर चाहिए मुंबई में। तो उन्होंने ये जो वक्तव्य किया है, उसी वक्तव्य का मतलब यह होता है कि ये सारा प्रेजेंटेशन
जो मैंने अभी आपके सामने रखा है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम असलम शेख की स्टेटमेंट ने किया है। सर, अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ जा चुकी है, अलायंस फॉर्म हो चुकी है। उसके साथ पकोट में भी इसी तरह के अलायंस है जिसमें एमआईएम भी हिस्सा है। ये भी बताया जा रहा है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी ने एमआईएम को सपोर्ट किया है। किस तरह से इस पे भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर सुबह ही बयान दिया है। उन्होंने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की कोई गलत चीज हुई होगी लोकल लेवल पर, उन्हें बिना बताए तो उसमें करेक्ट एक्शन लिया जाएगा। अमित जी मुंबई महापालिकेचा काय तुमचं जाहीरनामा कधी येतो? कारण की बाकीचे सगळे आले ते येणार आहे नाही येणार, एकत्रित येतोय स्वतंत्र येतोय. आमचा एकत्र जाहीरनामा येणार. आम्हाला जाहीरनामा करायला एवढा वेळ याकरता लागतोय कारण मुंबईकरांनी 2,65,000 सूचना या आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आमचा जाहीरनामा हा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई युतीचा जाहीरनामा असेलच, परंतु 2,65,000 सूचनांना आत्मसात करून मुंबईकरांचा हा जाहीरनामा असेल. त्यामुळे 2,65,000 सूचना त्यांचा अभ्यास करायचा, त्यांचं संकलन करायचं, त्यांचा निचोड करायचा, याला थोडा वेळ लागतोय. परंतु आमचा एक ड्राफ्ट तयार आहे. एक 2-3 दिवसामध्ये तो मुंबईकरांसमोर मुंबईकरांचा जाहीरनामा आम्ही प्रस्तुत करू. हमें आश्चर्य है कि हमारा जो कैंपेन का गीत है महापालिके वर भगवा आणि भगव्यासाठी कमळ, ये भगवे शब्द के ऊपर आक्षेप इलेक्शन कमीशन ने उठाया है. ये खेदजनक है. इसमें हमने स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है. हमारी ये कोशिश है और हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसे मान्यता देगा और भगवे रंग के ऊपर अगर कोई भगवे शब्द पर कोई आक्षेप उठाएगा तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, वो कोई भी. राज्यामध्ये आरोप केलेले आहेत ते अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. आपण कायदेशीर लढाई कशी लढणार आहात, काय सांगता येईल? Then Muni Nilesh Chandra, he has alleged that the Mausahari and Marathi art in Vietnam has been supported by instead of being out. These are news reports and this Jain Muni has reported taking up. Earlier also I have said that whatever Nilesh Muni is saying, I am not with him, and on this issue also I am not with him. निलेश मुलीने जे काही सांगितलं, निलेश मुलीने जे काही सांगितलं आहे, मी तुम्ही पण सांगितलं होता की हा माझा मत नाही आहे. आता पण ज्याने काही सांगितलं त्याचे मागचा हेतू काय मला माहित नाही, पण हा जे काही ते सांगता मी त्याच्या बाजूने काही बोलू इच्छित नाही. मी त्यांच्या मतावर सहमत पडतो. इंग्लिश एक इंग्लिश. there is a demographic change that is happening in Mumbai. In 1951, the population of Hindus in Mumbai was 88% and today the population is 66%. In 1951, the population of Muslims in Mumbai was 8% and today it has gone up to 21%. There is a planned design and international conspiracy by some international forces to take over certain major international cities in the world. We have seen as to how in some international cities in the western part of the world, the color of the cities has changed. The political leadership was too liberal there. The people there were silent and hence the color of those cities has changed. There is a cultural invasion that has happened in those cities. We see the same kind of effort in the city of Mumbai, where we see a demographic shift as far as the city of Mumbai is concerned. And we also see a planned design where certain elements are encroaching over government land, building illegal buildings, illegal constructions, getting illegal immigrants like Bangladeshis and Rohingyas into those illegal buildings, settling them there, using their political power to make Aadhaar card, voting card, PAN card,
and making them voters and then getting vote jihad done through them during elections. This is a planned design which we see in Mumbai, we see it in Malwani, we see it in Mankut Shivajinagar, we see it in Bandra East, and recently we have been seeing it in Versova, where the newly elected UBT MLA Harun Khan of Versova is eyeing the huge tracts of mangrove land in Lokhandwala complex adjoining Lokhandwala back road. This is a planned conspiracy. Also, the mayor of New York, Zoran Mamdani, has expressed sympathy for Umar Khalid. That same Umar Khalid who has given statements, Bharat tere tukde honge, inshallah, inshallah. There is a case of sedition on Umar Khalid. There is a case under UAPA on Umar Khalid. And if he is expressing sympathy for Umar Khalid, that same Umar Khalid, who on 5th January 2020 had participated in anti-CAA protests at Gateway of India, and Aditya Thackeray was part of those protests. Also, Congress MLA Aslam Sheikh yesterday morning has made a statement saying that Mumbai should get a mayor like Zoran Mamdani. And hence, this is a part of international conspiracy of handing over the keys of the city of Mumbai, the power of the city of Mumbai to certain people who are hand in glove, who are a part of this international conspiracy to change color of certain international cities in the world. And hence, this fight is against change of demography of the city. This fight is against those Islamic radical fundamentalist terrorist elements who have taken over certain cities and now they are eyeing the city of Mumbai also. And hence, we are specifically, we have organized this press conference at Girgaon Chowpatty because we want to highlight the fact that if certain Islamic, jihadi, terrorist, fundamentalist, radical, separatist elements take over the city, then the kind of scenes that we have seen in the month of December at Bondi Beach, we will not be surprised if we see same scenes at our own Girgaon Chowpatty, which is very next to us. And hence, we don't want to see the scenes of Bondi Beach at Girgaon Chowpatty. And hence, to save the city of Mumbai from the changing demography, to save the city of Mumbai from changing its own color. And hence, this Mumbai BMC election is definitely to give Mumbai city a transparent, corruption-free administration. It is for the development of the city, but there cannot be any prosperity without security. And hence, this election is also about the welfare of our future generations. It is about the safety and security of Mumbaikars. And while we take Mumbai on the path of progress and development, while we do the Atal Setu, the coastal road, the metro, the CCTV cameras, or the Worli BTT Chawl development, it is also important to maintain the safety and security of Mumbaikars. अभी जी एक हिंदी सवाल रह गया was about religion. Are you also working on demography of Marathi people? Since demography also includes language. The biggest work that has been done for the Marathi people in the last, I would say, 65 years since the inception of the state of Maharashtra and the formation of the city of Mumbai as the capital of the state of Maharashtra is that the Devendra Fadnavis government has given 560 feet homes to the Marathi Manus who are staying in the Worli BTT Chawls in 160 feet chawl homes. I think this is the biggest step towards stopping the Marathi Manus from leaving the city of Mumbai, giving him 560 square feet homes within South Mumbai, within the same Worli, on that same part of land. And I think this is a revolutionary change as far as protecting the interest of the Marathi people in the city of Mumbai is concerned. अभी हिंदी में एक महत्वपूर्ण सवाल रह गया आपने आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गिरगांव चौपाटी पर क्यों रखी? मुंबई शहर की जो चेंजिंग डेमोग्राफी है, मुंबई शहर पर कुछ इस्लामिक अंतरराष्ट्रीय ताकतें मुंबई शहर का कब्जा लेना चाहती हैं। मुंबई शहर की कुछ राजनीतिक पार्टियां उनकी भागीदार बन चुकी है और अगर इस प्रकार से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, रेडिकल, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स ने मुंबई शहर का अगर ताबा लिया तो दिसंबर के महीने में जो हमने दृश्य बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया पर देखा था, मुंबईकरों को यह डर है कि कहीं यह दृश्य हमारे गिरगांव चौपाटी पर हमें देखने ना मिले और इस बात को उजागर करने के लिए, ये बात मुंबईकरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने आज की ये प्रेस वार्ता गिरगांव चौपाटी पर आयोजित की है। सर, आपने कहा
कहा कि असलम शेख और मतलब जो भी आलम तनवीर थे उद्धव ठाकरे के टाइम पे नेता, वो लोग अपने पॉलिटिकल स्टैंड साइन का मिसयूज करके वोटर कार्ड, आधार कार्ड जनरेट करवाते बांग्लादेश को। सर, आपने कहा कि जो भी मिलिशियस है अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके स्टैंप देके, साइन देके, आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट जनरेट करवाने में हेल्प करते हैं। सिर्फ मालवनी में 10,000 लोग ने नया जनरेट किया, मतलब आपका क्लेम है कि 10,000 बांग्लादेशी सिर्फ मालवनी एरिया में है और आपने क्लेम किया सिर्फ 1,000 रिपोर्ट किए गए हैं। मैंने ये क्लेम नहीं किया कि 10 के 10,000 बांग्लादेशी, ऐसा मैंने नहीं कहा। उसमें बहुतांश बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। जितनी भी तहकीकात पुलिस ने अभी तक की है उसमें 1,000 से ज्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया है और 1,000 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया है। पुलिस की कार्रवाई इसमें शुरू है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि ये जो बांग्लादेशी होते हैं वो पहले पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में जाते हैं। पश्चिम बंगाल के जिलों में जाकर वहां का पहले आधार कार्ड तैयार करते, वहां के डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते, फिर पश्चिम बंगाल के डॉक्यूमेंट लेकर फिर वो मुंबई में आते हैं। तो उसका जो ट्रेल है वो ट्रेल को एस्टेब्लिश करना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिपोर्ट करते समय हमें कोर्ट के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं और जब तक हम पूरा डॉक्यूमेंटरी प्रोसीजर कोर्ट के सामने रखते नहीं है तब तक डिपोर्ट करने का ऑर्डर कोर्ट से मिलता नहीं। और इसीलिए इसको ट्रेल को ट्रेस करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन वो काम जो है वो हमारा शुरू है। अरे ऐसा कैसे यार।